जय हिंद साथियों। मैं अजय पांडे जैनिक कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के पहले पाठ विलयन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम विलयन से संबंधित उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं और इनकी परीक्षा में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम विलयन के पूरे पाठ को कवर करेंगे। जैसा कि इस पाठ का नाम है विलयन, तो सबसे पहले यही जाना जाए कि विलयन है क्या। विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। सवाल यह है कि समांगी मिश्रण होता क्या है। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएं तो दोनों पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान हो जाए। मिलाए जाने से पहले अगर उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग भी हैं तो मिलाए जाने के बाद उनकी भौतिक अवस्था समान हो जानी चाहिए। इसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। पहले भी आपने पढ़ा है कि समांगी मिश्रण क्या है। तो आपने पढ़ा था कि ऐसा मिश्रण जिसमें घटक कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। घटक कणों को हम अलग अलग तब नहीं देख पाएंगे जब दोनों की भौतिक अवस्था समान हो जाए। जैसे हम चीनी और पानी का मिश्रण बनाएं। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में ठोस है और जो पानी है वो द्रव है। लेकिन अगर हम दोनों का मिश्रण बना दें तो दोनों का मिश्रण बनाने के बाद भौतिक अवस्था दोनों की द्रव हो जाती है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें घटक कणों की भौतिक अवस्था समान है उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और जितने समांगी मिश्रण हैं इन सभी समांगी मिश्रणों को हम विलयन कह सकते हैं। तो विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। हमारा जो विलयन है ये विलयन दो घटकों से मिलकर बना है। एक घटक है हमारा विलेय और दूसरा घटक है हमारा विलायक। अगर साधारण भाषा में कहें तो विलेय वो है जिसे हम घोलने का प्रयास कर रहे हैं और विलायक वो है जिसमें घोलने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि विलेय वो है जिसे घोलने का प्रयास किया जा रहा है और विलायक वो है जिसमें घोलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अभी हमने कहा कि हम चीनी को पानी में घोले, तो चीनी को पानी में घोले तो हम चीनी को घोल रहे हैं। तो जिसे घोल रहे हैं वो विलेय है, मतलब चीनी हमारी क्या है? विलेय है। जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक है। तो चीनी को हम किसमें घोल रहे हैं? पानी में घोल रहे हैं। तो पानी क्या है? विलायक है। अब अगर हम बात करें इनकी मात्राओं की तो हम चीनी को पानी में घोलने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। अभी हमने कहा कि चीनी हमारा विलेय है और पानी क्या है? विलायक। तो यहां से कंफर्म है कि भाई हमारे विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित है वो विलेय है और हमारे विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित है वो विलायक है। मतलब कंफर्म कि विलयन क्या है? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन के दो घटक हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। तो विलयन में जो घटक कम मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलेय कहते हैं। विलायक विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे अभी हमने कहा भी कि चीनी और पानी के मिश्रण में हमारा जो चीनी है वो विलेय है और जो पानी है वो विलायक है। इसके बाद हम बात करते हैं विलेयता की कि विलेयता क्या है। तो अगर हम किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने का प्रयास करें तो ऐसा नहीं है कि विलेय पदार्थ जब तक हम घोलना चाहें तब तक हमारे विलयन में घुलता रहेगा। अगर हम विलेय पदार्थ को हमारे विलायक में घोलने का प्रयास करें और विलेय पदार्थ की मात्रा लगातार विलायक में मिलाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब हमारा विलेय पदार्थ विलायक में घुलना बंद हो जाएगा। तो ये जो विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा हमने उस विलायक में घोली है, इस मात्रा को हम कहते हैं उसकी विलेयता।
लेकिन भाई अगर हम मान लीजिए हमने एक किलोग्राम चीनी ली है और 5 लीटर जल में इसे घुलने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम इसे घुलने लग जाएं और 5 लीटर जल में ये 1 किलोग्राम चीनी घुलते घुलते चीनी घुलना बंद हो गई। अब अगर हम पानी की मात्रा और बढ़ा दें तो हम चीनी की मात्रा और घोल सकते हैं। मतलब विलेयता को परिभाषित करने के लिए हमें हमारे विलायक पदार्थ की एक निश्चित मात्रा लेनी पड़ेगी। इस निश्चित मात्रा को हमने माना है 100 ग्राम। मतलब हमारे 100 ग्राम विलायक में हम जितना अधिकतम विलेय पदार्थ घोल सकते हैं उस विलेय पदार्थ की मात्रा को हम उसकी विलेयता कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि कोई 100 ग्राम विलायक है हमारे पास, इस 100 ग्राम विलायक में हम विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा घोल सकते हैं उस अधिकतम मात्रा को हम उसकी विलेयता कहेंगे। तो परिभाषा क्या है कि किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। और इस विलेयता के आधार पर हमारे विलयनों को हमने वर्गीकृत किया है। विलेयता के आधार पर हमारे विलयन है 3 प्रकार के: असंतृप्त, संतृप्त और अतिसंतृप्त। सबसे पहले असंतृप्त विलयन। तो भाई कोई ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से कम है। मतलब जितना विलेय पदार्थ हम घोल सकते हैं उससे कम मात्रा उसमें उपस्थित है। मतलब अगर हम चाहें तो इस असंतृप्त विलयन में विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। मतलब असंतृप्त विलयन तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से कम है उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। और इस असंतृप्त विलयन में हम विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। फिर है संतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर है। मतलब जितना विलेय पदार्थ हम घोल सकते थे उतना विलेय पदार्थ हमने घोल लिया है। अब हम और ज्यादा विलेय पदार्थ इसमें नहीं घोल सकते हैं। मतलब वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर है उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन में हम विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं। तीसरा प्रकार है अति संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से ज्यादा है। मतलब जितना विलेय पदार्थ हम घोल सकते थे उससे ज्यादा विलेय पदार्थ उपस्थित है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने कहा कि भाई जो अधिकतम मात्रा घोल सकते हैं वो विलेयता है और विलेयता से ज्यादा तो हम घोल ही नहीं पाएंगे। मतलब ये जो विलयन हमने बनाया है ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना है। इस विलयन को बनाने के लिए हमने कुछ उचित परिस्थितियों का उपयोग किया है। जैसे हम चीनी का सिरा बना रहे हैं। अगर हम चीनी का सिरा बना रहे हैं तो इसमें चीनी की मात्रा अधिक है, पानी की मात्रा कम है। क्या ये सामान्य परिस्थितियों में बना है? इसे बनाने के लिए हमने इसे उच्च ताप पर गर्म किया है। उच्च ताप पर गर्म करने के बाद ये विलयन बना है। मतलब ये जो अति संतृप्त विलयन है इस अति संतृप्त विलयन को हम सामान्य परिस्थितियों में नहीं बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें ताप और दाब की उचित परिस्थितियों की आवश्यकता है। तो कंफर्म कि विलयन कितने प्रकार के विलेयता के आधार पे? 3 प्रकार के: असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से कम है। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर है। अति संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक है। और ये अति संतृप्त विलयन सामान्य परिस्थितियों में निर्मित नहीं होते हैं। अगर आप चाहें नोट करने के लिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में कि विलयन की सांद्रता क्या है। तो अगर हमारे पास कोई भी विलयन है, इस विलयन के एकांक आयतन में हमने जितना विलेय घोल रखा है, फिर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई विलयन है तो इस विलयन के एकांक आयतन में हमने जितना विलेय घोल रखा है उस विलेय की मात्रा को हम हमारे विलयन की सांद्रता कहते हैं।
एकांक आयतन का मतलब कि हमने इसके 1 लीटर में कितना विलेय घोल रखा है। जैसे हमसे कहा जाए कि हमने 15 लीटर जल में मान लीजिए 50 ग्राम नमक घोल रखा है, NaCl हमने घोल रखा है। हमसे कहा जाए कि इस विलयन की सांद्रता कितनी है, मतलब इस विलयन में NaCl की सांद्रता कितनी है, तो भाई हम 15 लीटर में घोल रखे हैं कितना, 50 ग्राम। तो 1 लीटर में कितना घुला होगा, 50/15 ग्राम। भाग दे दें, 5×15, 5×50, 3 से भाग देंगे, 3.33। ये हमारे विलयन की सांद्रता है। मतलब हमारा जो विलयन है, इस विलयन के एकांक आयतन में हमने जितना विलेय पदार्थ घोल रखा है, उस विलेय पदार्थ की मात्रा को हम हमारे विलयन की सांद्रता कहते हैं। डेफिनेशन है कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। इस सांद्रता को प्रदर्शित करने की कई विधियां हैं। इनमें से कुछ विधियां जो प्रमुख हैं वो हमने लिख रखी हैं। पहली विधि द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, दूसरी विधि द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, तीसरी विधि आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, चौथी विधि मोलरता के पदों में, पांचवी विधि मोललता के पदों में, छठवीं विधि मोल प्रभाज के पदों में, और सातवीं विधि है नॉर्मलता के पदों में। अब इन स्टार्टिंग की जो 3 विधियों की बात करें, ये स्टार्टिंग की 3 विधियां हमारी सांद्रता को प्रतिशतता के पदों में बताती है। ये तीनों विधियां हमें प्रतिशतता के पदों में बताती है। इन विधियों में जो हमने ऊपर वाली वैल्यू ली है, ये ऊपर वाली वैल्यू बताती है विलेय के बारे में, और ये जो नीचे वाली वैल्यू हमने ली है, ये बताती है विलयन के बारे में। जैसे हमने कहा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, मतलब विलेय का भी द्रव्यमान और विलयन का भी द्रव्यमान। हमने कहा द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब विलेय का द्रव्यमान लेकिन विलयन का क्या, आयतन। फिर हमने कहा आयतन बटे आयतन, मतलब विलेय का भी आयतन और विलयन का भी आयतन। ये तीनों विधियां प्रतिशतता के पदों में हमारी सांद्रता को व्यक्त करेंगी। ये 3 विधियां चौथे से लेकर 6वीं तक, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये तीनों मोल के पदों में सांद्रता को बताएंगी। और ये जो नॉर्मलता है, ये तुल्यांकी भार के बारे में बताएंगे। अब एक एक विधि के बारे में हम चर्चा करते हुए चलते हैं कि इन विधियों में हम सांद्रता को कैसे दर्शाएंगे। इन विधियों से केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये सारी ही विधियां इंपॉर्टेंट हैं। हम इन सारी विधियों पे चलेंगे और इन सारी विधियों से संबंधित आंकित प्रश्न भी हल करेंगे। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में। अभी हमने कहा कि इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है ये बता रही है विलेय के बारे में, जो नीचे वाली है ये बता रही है विलयन के बारे में। मतलब विलेय का भी द्रव्यमान लेना है और विलयन का भी द्रव्यमान लेना है। जब हम यहाँ द्रव्यमान लेकर चलेंगे तो द्रव्यमान हम लेकर चलेंगे ग्राम, और जब हम आयतन लेकर चलेंगे तो आयतन हम लेकर चलेंगे मिलीलीटर में। जैसे कह रहे हैं कि जब हम द्रव्यमान लेकर चलेंगे तो द्रव्यमान लेकर चलेंगे ग्राम में, और जब हम आयतन लेकर चलेंगे तो आयतन हम लेकर चलेंगे मिलीलीटर में। तो यहाँ पर हमें विलेय का भी द्रव्यमान चाहिए, मतलब विलेय भी चाहिए ग्राम में, विलयन का भी द्रव्यमान चाहिए, मतलब विलयन भी किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए। और ये विधि किसके पदों में, प्रतिशतता के पदों में। प्रतिशत हमेशा किसके पदों में मान व्यक्त करता है, 100 के पद में मान व्यक्त करता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है कि किसी विलयन के
100 ग्राम में उपस्थित प्रतिशत मात्रा है तो 100 ग्राम लेके चलेंगे। किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में उस विलयन की सांद्रता कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर हम फॉर्मूला देखें तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और टोटल के गुणे में 100। ये है हमारा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। अब इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। जैसे हमें दिया है कि 45 ग्राम जल में 5 ग्राम NaCl मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 45 ग्राम जल में हमने 5 ग्राम NaCl मिलाया है, मतलब 45 ग्राम जल जल में मिला रहे हैं तो जल क्या है हमारा विलायक, मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना है, तो विलायक का द्रव्यमान है 45 ग्राम। भाई NaCl मिला है, NaCl हमारा विलेय हुआ, तो विलेय का द्रव्यमान क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान दे रखा है 5 ग्राम। हमें विलयन चाहिए, तो विलयन का द्रव्यमान, तो भाई विलयन में तो विलेय और विलायक दोनों मिले हैं, तो विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमानों को जोड़ेंगे तो विलयन का द्रव्यमान मिलेगा। तो हमारे विलेय का द्रव्यमान 5, विलायक का द्रव्यमान 45, तो 45 5 50 ग्राम, मतलब हमारे विलयन का द्रव्यमान कितना मिलता है 50 ग्राम। हमें चाहिए द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 50 ग्राम और टोटल के गुणे में 100। ये काटे 5 धाम में 50 और 10 धाम में 100, मतलब कितनी सांद्रता मिलती है 10%। सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो दूसरी विधि है वो है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। अभी हमने कहा कि भाई द्रव्यमान बटे आयतन मतलब विलेय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन प्रतिशतता के पदों में है, तो प्रतिशतता हमेशा 100 के पदों में रहेगी। तो सेम डेफिनेशन पिछले डेफिनेशन की तरह कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को, क्योंकि भाई विलेय का तो द्रव्यमान है ना, और हमने कहा द्रव्यमान किसमें चाहिए ग्राम में, तो किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब अगर हम फॉर्मूला देखें
तो फार्मूला है द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन और टोटल के गुणे में 100। तो समस्या नहीं है। इस पर भी एक आंतरिक प्रश्न देख लिया जाए। आंतरिक प्रश्न दिया है कि इस विलयन के 500 मिलीलीटर में 25 मिलीलीटर H2SO4 उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें विलयन का आयतन डायरेक्ट दिया है। पिछले सवाल की तरह हम विलय और विलायक अलग अलग नहीं दिया गया है। अगर इसे हम हल करें तो हमें विलयन का आयतन डायरेक्ट दे दिया है कितना, 500 मिलीलीटर। और अगर ये मिलीलीटर में नहीं होता, कहीं हमें लीटर में दे दिया जाता, तो हम इस लीटर को पहले मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में जो विलयन का आयतन है वो मिलीलीटर में ही होना चाहिए। तो यहाँ मिलीलीटर में दिया है, कुछ परिवर्तन करना नहीं है। और विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो विलेय का द्रव्यमान दिया है, यहाँ मिस्टेक हो गई, 25 ग्राम होना चाहिए। 25 ग्राम हमें चाहिए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर, तो विलेय का द्रव्यमान 25, विलयन का आयतन 500 और टोटल के गुणे में 100। 500 से काटिए तो 100 पचे 500 और 5 पचे 25, मतलब सांद्रता कितनी मिलती है, 5%। अब देखिए सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो अगली विधि है, ये अगली विधि है आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में। आयतन बटे आयतन प्रतिशत मतलब विलेय का आयतन और विलयन का भी आयतन। मतलब विलेय भी चाहिए हमें मिलीलीटर में और विलयन भी किसमें चाहिए, मिलीलीटर में। और प्रतिशतता की बात हो रही है तो प्रतिशतता हमेशा किसके पदों में, 100 के पदों में। तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो अब तो डेफिनेशन सब लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि किसी विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा को आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में, प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता कहते हैं। अब अगर फार्मूला लिखें तो क्या हो जाएगा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा भाई, विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन और टोटल के गुणे में क्या रहेगा, 100। एक सवाल इस पे भी देखा जाए। सवाल दिया है 180 मिलीलीटर H2O में 30 मिलीलीटर HCl मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। इसे हल करें तो ध्यान दीजिएगा, 180 मिलीलीटर जल में 30 मिलीलीटर HCl मिलाएंगे। मतलब जल क्या है, विलायक, और HCl क्या है, विलेय। तो हमें विलायक का आयतन दिया है कि विलायक का आयतन है 180 मिलीलीटर। मैंने तो जितने में आया चाहते खाती आ गई। और इस पर भी एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए। न्यूमेरिकल दिया है 180 मिलीलीटर H2O में
30 मिलीलीटर HCl मिलाने पर प्राप्त विलयन की सांद्रता आयतन बटे आयतन प्रतिशत के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 180 मिलीलीटर H2O है, मतलब हमारे विलायक का आयतन कितना है 180 मिलीलीटर। 30 मिलीलीटर HCl है, मतलब हमारे विलेय का आयतन कितना है, तो विलेय का आयतन है 30 मिलीलीटर। या विलेय और विलायक में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा था भाई जिसमें घोलोगे वो विलायक और जिसे घोलोगे वो क्या है विलेय। तो विलायक का आयतन दिया है 180 मिलीलीटर, विलेय का आयतन दिया है 30 मिलीलीटर। तो अगर हम विलयन का आयतन पूछे तो विलयन का आयतन बताइए कितना होगा, तो विलयन का आयतन बराबर विलेय धन विलायक, दोनों को जोड़े तो कितना मिलता है 210 मिलीलीटर। अब अगर हम आयतन बटे आयतन प्रतिशत निकालें तो आयतन बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन 30, विलयन का आयतन 210 और टोटल के गुणे में 100। 0 से 0 कटा, 3 सते 21, 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दें तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौको 28, कितना बचा 2, 7 दूना 14, कितना बचा 6, 7 बटे 56, अभी भी बचा 4। अगर हम भाग दे तो 7 पच्चे 35 या फिर लगभग 42.3%, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके आगे हम एक जोड़ सकते हैं। तो लगभग सांद्रता कितनी मिलती है 14.3%। सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो चौथी विधि है वो है मोलरता के पद में। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव, ये सभी संबंधित है मोलों की संख्या से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि मोलरता क्या है, तो किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मोलरता का फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन हमें किसमें चाहिए लीटर में, और हम जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर। अक्सर हमें आयतन मिलीलीटर में ही देगा। अगर हम इस लीटर को मिलीलीटर में बदलें तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 1000 से, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो फार्मूला मिलता है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन टोटल के गुणे में 1000। यहाँ पर हमें बार बार मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो मोलों की संख्या बराबर क्या है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अब अगर विलेय की बात करेंगे तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। इस पर न्यूमेरिकल देखें तो सवाल दिया है 5.85 ग्राम NaCl 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित होने पर विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मतलब हम अगर विलयन के आयतन की बात करें तो विलयन का आयतन हमें क्या दे रखा है 100 मिलीलीटर। NaCl तो विलेय है, मतलब जो विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान है 5.85 ग्राम। अब अगर हम विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालें तो भाई विलेय तो हमारा NaCl है। NaCl में Na और Cl दोनों सम्मिलित है, मतलब Na का आणविक द्रव्यमान 23 और प्लस Cl का आणविक द्रव्यमान 35.5, दोनों को जोड़ा जाए तो मिलता है 58.5। फार्मूला क्या है भाई हमारे मोलरता का विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन और टोटल के गुणे में 1000। तो पहले इस विलेय के मोलों की संख्या निकालिए। तो विलेय के
मूलों की संख्या, मूलों की संख्या का फार्मूला अभी आपने लिखा है, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान 5.85 और आणविक द्रव्यमान 58.5। अगर हम इसे कैंसिल करें तो मिलता है 0.1। ये मूलों की संख्या। अगर मोलरता की बात करें तो मोलरता बराबर विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या 0.1 बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर और टोटल के गुणे में 1000। 100 से काटेंगे 10 बार में कटेगा और 10 से 0.1 में गुणा कर दें तो आंसर हमारा मिलता है 1। और मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, तो हमारे विलयन की मोलरता कितनी है? 1 है। सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो पांचवी विधि है वो है मोललता के पदों में। मोललता क्या है? तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता में हमने विलयन का आयतन लिया था, वहां हमने कहा था कि किसी विलयन की 1 लीटर आयतन, वहां बात विलयन की हो रही थी, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? विलायक की। यहाँ हम कह रहे हैं किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता का फार्मूला विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अक्सर हमें द्रव्यमान ग्राम में मिलेगा, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो फार्मूला है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो कितने से गुणा करेंगे? 1000 से। इस पर भी एक आंकिक प्रश्न देख लें। कह रहा है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब NaOH, अगर कास्टिक पोटास कहता तो KOH। कह रहा है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, मतलब हमारे विलायक का द्रव्यमान कितना है? तो विलायक का द्रव्यमान दिया है 500 ग्राम। भाई हमारा जल विलायक, ये NaOH मतलब कास्टिक सोडा क्या है? हमारा विलेय है। तो हमारे कास्टिक सोडा का द्रव्यमान, अभी हमने कहा भाई कास्टिक सोडा मतलब NaOH, इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना दिया है? 10 ग्राम। इसके मोलों की संख्या चाहिए तो आणविक द्रव्यमान भी चाहिए हमें। तो कास्टिक सोडा का आणविक द्रव्यमान, अगर आणविक द्रव्यमान की बात करें तो इसमें सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। सोडियम का आणविक द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो 16 एक 17, 17 में 23 जोड़ेंगे मिलता है 40। तो आणविक द्रव्यमान कितना? 40। अब हम ये कास्टिक सोडा हमारा विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या निकालें। तो मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान है 40, द्रव्यमान है 10, आणविक द्रव्यमान है 40। भाग दे तो 1/4, सॉल्व करते हैं तो 0.25। ये तो मोलों की संख्या है। हमें चाहिए मोललता। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या 0.25 बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 500 और टोटल के गुणे में 1000। 500 से काटेंगे 2 बार में, ये 25 गुना 50 मतलब 0.5। मोललता को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, मतलब मोललता हमारी कितनी है? 0.5। सांद्रता को प्रदर्शित करने की अगली विधि है मूल प्रभाज के पदों में। इस मूल प्रभाज को हम मूल अंश भी कहते हैं।
मूल अंश का मतलब कि अगर हमने विलयन बनाया है, इस विलयन में विलेय और विलायक दोनों उपस्थित हैं, तो हमारे विलेय के मूलों की संख्या या विलायक के मूलों की संख्या हमारे कुल मूलों की संख्या का कौन सा भाग है? आधा भाग है, तिहाई भाग है, चौथाई भाग है, कौन सा भाग है वो हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या है कि विलयन के किसी घटक के मूलों की संख्या और कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का मूल प्रभाज कहते हैं, और मूल प्रभाज बराबर घटक के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। जैसे एग्जांपल देखिए, दिया है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल 36 ग्राम जल में विलेय है, तो इस विलयन में अल्कोहल और जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इन दोनों का हमें मूल प्रभाज निकालना है, तो पहले हम दोनों के मूलों की संख्या निकालें, उसके बाद हम इनके मूल प्रभाज की गणना कर सकते हैं। और मूलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान हमें दिया गया है, दोनों के आणविक द्रव्यमान हमें निकालने पड़ेंगे। तो हम सवाल को हल करें तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल, तो अगर हम बात करें एथिल अल्कोहल की, तो एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH। एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान दे रखा है, एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान है 46 ग्राम। अब अगर हम इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करें तो आणविक द्रव्यमान निकालिए। इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12, 2 गुणे 12, हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन में से 5 एक 6 है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का 16, ये 12 दूना 24, 6 कम 6 और 16 जोड़ा जाए 16 6 22, 22 और 24 46, तो हमें इसका आणविक द्रव्यमान मिलता है 46। अब इसके मूलों की संख्या निकालें तो एथिल अल्कोहल के मूलों की संख्या, अभी हमने पढ़ा था मूलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ द्रव्यमान भी 46 है, आणविक द्रव्यमान भी 46 है, 46 से 46 कैंसिल, मूलों की संख्या कितनी है 1। अब जल की बात करना है, तो जल मतलब H2O, इसका द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 36 ग्राम। अब अगर हम जल का आणविक द्रव्यमान निकालें, तो जल का आणविक द्रव्यमान अगर हम निकालें तो भाई जल में कितने हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1, तो 2 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16, ये 16 2 18। अब हम जल के मूलों की संख्या निकालें तो जल के मूलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान 36, आणविक द्रव्यमान 18, 18 दूना 36। अब दोनों के मूलों की संख्या हम निकाल चुके हैं, तो मूल प्रभाज निकाल सकते हैं। पहले हम निकालते हैं एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज। तो अगर हम एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज निकालें तो अभी हमने कहा था कि मूल प्रभाज बराबर घटक के मूलों की संख्या बटे कुल मूलों की संख्या। तो हमारे एथिल अल्कोहल की मूलों की संख्या कितनी है 1, कुल मूलों की संख्या मतलब दोनों के मूलों को जोड़ा जाए, तो एथिल अल्कोहल का 1 मूल और जल का 2 मूल मिलता है 1/3, भाग दे दे तो 0.333 ये हमें मिलता रहेगा। ये हमारे एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज। अब जल का मूल प्रभाज निकालिए, तो अगर हम जल का मूल प्रभाज निकालें तो जल के मूलों की संख्या 2, कुल मूलों की संख्या
तो 1/2 तो मिलता है 2/3, भाग दें तो 0.666। ये हमारे एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की वैल्यू है। सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो 7वीं और अंतिम विधि है वो है नार्मलता के पदों में। यहाँ नार्मलता के पदों में जब हम सांद्रता को प्रदर्शित करेंगे तो हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या चाहिए होगी। अभी हम आगे बताएंगे कि हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम डेफिनेशन देखें तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम विलयन की नार्मलता कहते हैं। मतलब नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, और फिर 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। तो नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन अगर मिलीलीटर में है तो टोटल के गुणे में 1000। यहाँ पर जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर है आणविक द्रव्यमान बटे यन फैक्टर। ये यन फैक्टर का सिंपल सा मतलब है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मतलब हमने अगर कोई विलयन बनाया है तो इस विलयन में जो विलेय हम मिला रहे हैं, ये विलेय जब अपने आयनों में वियोजित हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहा है। जैसे हम बात करें NaCl की, तो ये NaCl बनाएगा Na+Cl-। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? 1। लेकिन वही अगर हम लेके चलते MgCl2 तो ये बनाएगा Mg+, और 2Cl-। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, इन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम बोल रहे हैं यन फैक्टर। जैसे सवाल देखा जाए, अभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल देखिए, सवाल में कह रहा है कि हमारे पास 4 ग्राम NaOH है। इस 4 ग्राम NaOH को 100 मिलीलीटर जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की नार्मलता ज्ञात कीजिए। ये NaOH क्या है? हमारा विलेय है। तो हमें दिया है कि विलेय का द्रव्यमान कितना है? 4 ग्राम। इसके ग्राम तुल्यांकों की संख्या पहले हम ज्ञात कर लें। तो देखिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, और तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान बटे यन फैक्टर। तो पहले हम इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो विलेय का आणविक द्रव्यमान बराबर भाई NaOH, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, सबको जोड़ते हैं 16 1 17 17 23 40। अब हम विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं। तो अभी हमने कहा तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान बटे यन फैक्टर। आणविक द्रव्यमान तो 40, यन फैक्टर की बात करें तो ये टूटेगा Na+OH-। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए? 1। तो तुल्यांकी द्रव्यमान भी कितना मिला? 40। अब हम निकालते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है NaOH का? 4, और तुल्यांकी द्रव्यमान कितना मिला? 40। अगर भाग दे मिलता है 1/10, मतलब 0.1। हमें चाहिए नार्मलता। तो नार्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 0.1 बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर, और टोटल के गुणे में 1000। 100 से भाग दे तो 10 बार में, 10 से 0.1 में गुणा करेंगे 1। तो हमारी विलयन की नार्मलता कितनी है? 1 है। देखिए, विलयन से संबंधित जो अगला टॉपिक है वो है हमारा हेनरी का नियम।
वैसे यहाँ हमें दो नियम पढ़ने हैं। एक नियम हमें पढ़ना है हेनरी का नियम और दूसरा नियम हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। देखा जाए हेनरी का नियम क्या है। ये नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब या फिर कहिए उसका वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज के समानुपाती है। हमने कहा कि चलिए इसका वाष्प दाब है P और मूल प्रभाज है X। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका वाष्प दाब मूल प्रभाज के समानुपाती है, तो P समानुपाती X। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर हम कोई नियतांक लेके चलते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया है KH, जहाँ KH क्या है, हेनरी स्थिरांक है। इसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। इस हेनरी के नियम में बात हुई है एक वाष्प दाब की। अभी हमने कहा कि इसका आंशिक दाब, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाष्प दाब की कि ये वाष्प दाब है क्या। वाष्प दाब क्या है कि मान लीजिए कोई पात्र हमने लिया, इस पात्र में हमने किसी द्रव को गर्म करना शुरू किया, ये पात्र बंद है। अगर ये पात्र बंद है तो निकलने वाली जो वाष्प है, ये वाष्प उसी पात्र में इकट्ठा होती चली जाएगी। और जिस स्थिति में हमारे वाष्प की मात्रा और द्रव की मात्रा बराबर होगी, उस स्थिति में हमारे द्रव के पृष्ठ पर वाष्प के द्वारा जो दाब आरोपित किया जा रहा होगा, उस दाब को हम कहेंगे वाष्प दाब। तो परिभाषा क्या है कि किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था पर, साम्यावस्था मतलब जब दोनों की मात्रा बराबर हो चुकी है, साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव के पृष्ठ पर आरोपित दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। अब इसी वाष्प दाब से संबंधित है हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम कह रहा है कि कोई हमने विलयन बना लिया, इस विलयन के जितने भी घटक हैं, वैसे तो हमने कहा कि दो घटक है, विलेय और विनायक, लेकिन अगर हम विलयन में दो से ज्यादा विलेय मिला दें तब तो घटक की मात्रा बढ़ेगी। ये कह रहा है कि हमारे विलयन में जितने भी घटक हैं, उन सभी घटकों का वाष्प दाब उनके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब, मतलब विलयन में मिलाए जाने से पहले शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। देखा जाए नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यह एक मिस्टेक है, वाष्प दाब नहीं लिखे हैं। तो कह रहे हैं कि इस नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। हमने कहा चलिए कोई द्रव है, कोई विलयन है जो हमारे दो द्रवों A और B से मिलकर बना है। जो इसका घटक A है उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है P0A और मूल प्रभाज है XA। तो ये कह रहा है कि हमारे मूल प्रभाज और शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर है हमारा आंशिक वाष्प दाब। तो PA बराबर XA इंटू P0A, ऐसे B के लिए PB बराबर XB इंटू P0B। हमारा विलयन तो दोनों को मिलाने से बना है, मतलब विलयन का जो कुल वाष्प दाब है P बराबर PA प्लस PB। PA का मान XA इंटू P0A, PB का मान XB इंटू P0B, और यही हमारे राउल्ट का नियम है। देखिए अब हम बात करते हैं हमारे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। अणुसंख्य गुणधर्म का सिंपल सा मतलब है कि ऐसा गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो परिभाषा भी यही है कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। यहाँ हमें विलयन के दो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने हैं, एक क्वथनांक उन्नयन और दूसरा हिमांक अवनमन। क्वथनांक उन्नयन का मतलब है क्वथनांक का बढ़ जाना, हिमांक अवनमन का मतलब है हिमांक का घट जाना। ये क्वथनांक और हिमांक दोनों ही राशियां वाष्प दाब पर निर्भर करती हैं।
क्वथनांक वह निश्चित ताप है जिस पर हमारे पदार्थ के द्रव अवस्था के वाष्प पदार्थ और गैस अवस्था के वाष्प पदार्थ दोनों आपस में बराबर है। हिमांक वह निश्चित ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था का वाष्प पदार्थ और द्रव अवस्था का वाष्प पदार्थ दोनों आपस में बराबर है। अब हम कोई द्रव है, मान लीजिए ये द्रव हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा वाष्प पदार्थ है वो इसकी द्रव अवस्था के वाष्प दाब के बराबर है, मतलब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अगर हम इसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दें जो अवाष्पशील है, जो वाष्प में बदलेगा ही नहीं, तो यहाँ पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन वाष्प की मात्रा में कमी आती चली जाएगी। मतलब वाष्प दाब का मान क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। अब वाष्प दाब का मान घटेगा तो इस वाष्प दाब को इसके बराबर करने के लिए हमें वस्तु को और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, मतलब क्वथनांक हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर वाष्प दाब का मान हम घटाते हैं तो वाष्प दाब का मान घटाने पर हमारा हिमांक भी क्या होगा, घटेगा। तो डेफिनेशन क्या है क्वथनांक उन्नयन की कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर हमारे विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस विलायक के क्वथनांक में होने वाली यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला है डेल्टा टीवी बराबर 1000 केवी डब्ल्यू अपान एम डब्ल्यू। ये स्मॉल डब्ल्यू विलेय के लिए और कैपिटल डब्ल्यू विलायक के लिए, जहां पर केवी का मतलब है मूलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा और स्मॉल एम हमारे विलेय का अणुभार है। अब देखिए हिमांक अवनमन, तो जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हिमांक में कम हो जाता है। हिमांक में उत्पन्न इस कमी को हम हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन को डेल्टा टीएफ से दर्शाते हैं। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 केएफ डब्ल्यू अपान एम डब्ल्यू। यहाँ हम डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू सबके बारे में जानते हैं। केएफ बराबर क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक है। देखिए अब हम बात करते हैं विसरण और परासरण की। सबसे पहले देखिए कि विसरण क्या है। तो किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः गति करना, इसे हम कहते हैं विसरण। और यह घटना सामान्य है। अगर हम किसी भी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलेंगे तो विलेय पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही गति करेगा। जैसे कोई हम पानी का बोतल लें और इसमें हम कुछ बूंद रंग की डाल दें, तो जो रंग की बूंदें हम डाल रहे हैं उनमें सांद्रता कम है, उसमें सांद्रता ज्यादा है, लेकिन बाकी जो द्रव है उसमें रंग की सांद्रता कम है। तो ये हमारा गाढ़ा रंग बाकी पानी की तरफ गति करके पूरे पानी को रंगीन बनाता है। मतलब ये प्रक्रिया स्वतः होती रहती है। कोई भी विलेय पदार्थ अगर हम किसी विलायक में डालेंगे तो ये विलेय पदार्थ स्वतः अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेगा, और इसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं, विसरण। फिर कह रहे हैं किसी विलेय को विलायक में घोलने पर विलेय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः गति करना, इसे हम विसरण कहते हैं। ये विसरण एक सामान्य प्रक्रिया है, ये स्वतः होती रहती है। इसके बाद है अर्ध पारगम्य झिल्ली। भाई अर्ध का मतलब आधा। हमारे विलयन में दो भाग हैं, विलेय और विलायक। मतलब ये झिल्ली आधे ही भाग को पार निकलने देगी, आधे भाग को क्या करेगी, रोक कर रखेगी। जैसे मान लीजिए हमने चाय बनाया, इस चाय को हम क्या कर रहे हैं, चाय छन्नी की सहायता से छान रहे हैं। तो ये चाय छन्नी क्या करती है, चाय पत्ती को रोक कर रखती है और बाकी जो द्रव है उसे निकलने देती है।
मतलब आधे भाग को इसने रोक कर रखा है और आधा भाग इससे पार निकल रहा है। सेम यही काम हमारे अर्धपारगम्य झिल्ली का है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु आर पार निकल सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं निकल सकते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे अंडे की झिल्ली है, जब हम अंडा खाते हैं अंडे के ऊपर जो झिल्ली बनी हुई है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। हमारी ये जो त्वचा है, ये त्वचा भी अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये कुछ पदार्थों को तो अंदर जाने देगी, लेकिन बाकी पदार्थों को अंदर जाने से रोक कर रखेगी। तो ऐसी झिल्लियां जो विलेय के कणों को रोक कर रखेंगी, लेकिन विलायक के कणों को आर पार जाने देंगी, ऐसी झिल्लियों को हम क्या बोल रहे हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इन अर्धपारगम्य झिल्लियों के गुणों पर आधारित एक घटना है जिसे हम बोलते हैं परासरण। परासरण क्या है? तो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह करना परासरण कहलाता है। यहाँ परासरण में गति कौन कर रहा है? विलायक। विसरण में गति कौन कर रहा था? विलेय। इसका एग्जाम्पल देखें कि मान लीजिए हमारे किशमिश का दाना है। इस किशमिश के दाने को हमने पानी में भिगा दिया। अगर इस किशमिश के दाने को हम पानी में भिगा दें तो ये किशमिश का दाना पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा। इसने पानी को एब्जॉर्ब किया है। अगर हम चाहें भी तो इस पानी को निचोड़ कर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाहर जो ये लेयर है ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के कणों को अंदर तो आने देगी, लेकिन जब ये विलेय के साथ मिलकर विलयन बना ले, इसे बाहर नहीं जाने देगी। तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणु जब अंदर आ चुके हैं तो इस घटना को हम क्या बोल रहे हैं? परासरण। अब गति कैसे हुई वो देखा जाए। हम कह रहे हैं कि हमारे तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह। यहाँ बाहर जो जल की मात्रा है इसमें किसी प्रकार का कोई विलय नहीं है, तो ये कैसा विलयन है? तन। लेकिन ये जो किशमिश का दाना है, इस किशमिश के दाने के अंदर शर्करा उपस्थित है। वो शर्करा कैसा विलयन बना रही है? सांद्र विलयन। अब हमारे विलायक के कण गति किधर से किधर कर रहे हैं? तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर। और इसी घटना को हम क्या बोल रहे हैं? परासरण। मतलब विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण। हमारे विलयन से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो 100% आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतने ही। कल फिर हम रसायन विज्ञान के दूसरे पार्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि जल्द से जल्द हम रसायन विज्ञान को पूरी तरह से कवर करें, ताकि परीक्षा की तैयारी करने में हमें आसानी हो सके। जय हिंद।